नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं क्लास 12th के समान हिंदी के 2020 के पेपर के बारे में, जो पिछली साल आया था। तो आइए देखते हैं समान हिंदी 2020 का पेपर, जिसमें कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आइए चर्चा करते हैं। तो ये है समान हिंदी 2020 का पेपर, जो पिछली बार आया था। ये 3 घंटे 15 मिनट का था और समय 100 नंबर का था। प्रश्न पत्र कुछ इस हिसाब से है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ये पहला प्रश्न आया, तो इसमें देखते हैं कितने प्रश्न आए। तो पहला का है, का प्रश्न कुछ इस पास है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तीसरा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। चौथा, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। उसके बाद भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। ये पहले में ये 5 क्वेश्चन एक एक नंबर में आए थे। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में भी 5 ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से है। पहला जो प्रश्न है वो है, गीत संकलन परिजात किसकी कीर्ति है, जो 2020 में आया था। उसके बाद निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। उसके बाद निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कीर्ति है। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन आया था, वो सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। युगांत, कला और बूढ़ाचार, लोकायतन या स्वर्णकर्ण। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक आंसर पिक लगाना होगा। तो सच्चिदानंद हीनन वत्सल आगे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में। दूसरा क्वेश्चन भी आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर होता है। फिर उसके बाद एक गद्यांश आता है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए। पिछली बार ये आया था, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जन की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। तो ये इस प्रकार से आया था और इसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे, जो पाँचों करने थे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन में दिया होता है कि ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन में दिया होता है कि 2 दिए होते हैं गद्यांश, उसमें से 1 करना होता है। और ये पहला गद्यांश था जिसमें 5 क्वेश्चन दिए थे। पहले क्वेश्चन है ये, सर्जन की मौलिकता उपलब्धि का प्रमाण क्या है। किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्ष और लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन इसी गद्यांश में, इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं इसी गद्यांश में मिल जाते हैं। और 1-2 क्वेश्चन के आंसर चैप्टर से संबंधित होते हैं जो हमने याद किए होते हैं। उसके बाद 2 गद्यांश आते हैं, इसमें से एक गद्यांश करना था। तो दूसरा गद्यांश ये आया था, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद घोष ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं, इसीलिए हम अपने यहाँ जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। वे एक दूसरे के पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, जो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखने वाला किसी दृष्टिकोण के शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो ये दूसरा गद्यांश आया था, इसमें एक ही करना हमें। तो इसमें एक क्वेश्चन आए हैं, महर्षि अरविंद ने क्या कहा। तो अरविंद, ये आंसर देखो यहाँ मिल रहा है, जैसे महर्षि अरविंद घोष ने कहा है तो यहाँ से हम भी ऊर्जा के अंश हैं, तो ये आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है, हम संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। तो वह ऊर्जा का ही रूप है। अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित
तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या की। रेखांकित अंश की व्याख्या की, ये जो गद्यांश दिया है इसके जो रेखांक दिया इसका क्या कहते हैं, हमें व्याख्या करनी होगी हिंदी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्ष और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें इसका जो लेखक होगा, ये गद्यांश जिस चैप्टर से लिया गया तो उस चैप्टर के जो लेखक हैं उसका नाम और क्या कहते हैं जो चैप्टर का नाम है वो लिखा जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन जो आता है उसमें पद्यांश दिया होता है, तो उसमें से सिर्फ एक ही करना होता है, 2 दिए होते हैं उसमें से एक करना होता है। ये 10 नंबर का ये भी आता है। जैसे इसमें लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वासना तून सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित है हो गोद में ले शांति खोना होठों की ओ कमल मुख की मानताएं मिठाना। तो ये आया है। उसके बाद आगे इसमें दिया है, कोई क्लांत कृषक लगना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे पर उसकी क्लांतियों को मिटाना जाता देख, कोई जलद यदि हो व्योम में कोई उसेला कोई नहीं सॉरी तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। उसमें ये क्वेश्चन दिया 5, इन सबको करना होगा। वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो दूसरा क्वेश्चन, राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है, व्योम और भूतंगना का अर्थ स्पष्ट किया। चौथा क्वेश्चन आया, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। और 5वां क्वेश्चन है, उपयुक्त कविता का शीर्ष एवं कवि का नाम लिखिए। तो ये कविता पवन दूत का एक चैप्टर है हिंदी पद्यांश में, उससे है, और यहाँ हम उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो चैप्टर है का नाम है और कवि का नाम लिखना। उसके बाद अथवा में हम एक ही करना होगा। अथवा वाले का मतलब ये होता है कि हमें एक ही करना होगा, यानी कि अगर हम पहला पद्यांश कर रहे हैं तो उसके हमें सभी 5 प्रश्न करने होंगे। यदि हम दूसरा पद्यांश कर रहे हैं तो हमें दूसरे के 5 प्रश्न करने। दूसरा यह है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अलंबित मुख के पास, नील घन श्वास से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये दूसरे पद्यांश के प्रश्न दिए हुए हैं, इनका हमें आंसर देना होगा। यह किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है, अरुण को एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है, अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसके रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त कविता का शीर्ष एवं कवि का नाम लिखिए। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो 5वें प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये 5 नंबर में प्रश्न आया है। तो यहाँ पर जो लेखक है, ये हमारे पास 3 लेखक दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई और कन्हैयालाल मिश्र। इसमें से हमें एक का जीवन परिचय देना होगा, उसकी एक रचना लिखनी होगी। तो जीवन परिचय 3 नंबर का और 2 नंबर की रचना है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। उसी प्रकार से 5 में का ये खा में आया दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मतलब किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80, मतलब 80 शब्द के अंदर हमें लिखना है। 80 शब्द के अंदर एक कवि का हमें जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ कवि के 3 ऑप्शन दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा पंत और सच्चिदानंद हिरण्य वात्सल्य आगे। तो ये एक जीवन परिचय लिखेंगे वो 3 नंबर का, और क्या कहते हैं जो एक रचना लिखेंगे वो 2 नंबर की। तो 5 नंबर का ये प्रश्न है। अगर आप करते हैं तो इसमें से सिर्फ एक ही करना होगा। 3 दिए, इसमें से सिर्फ एक ही करना होगा। और आप ये तो पुराना पेपर है, आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई ना कोई फंसे। अधिकांशतः पुराने पेपरों में से फंसता है। छठा प्रश्न इस प्रकार से आता है। छठा जो प्रश्न आता है वो कहानी से संबंधित आता है। छठा प्रश्न कहानी से है। इसमें ध्रुव यात्रा और
बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द 80। यानी कि इसमें एक अथवा है ना, इसमें एक ही प्रश्न करना होगा। ये 4 कहानी दी हैं, उसमें से सिर्फ हमें एक कहानी लिखनी होगी या मतलब उसकी सारांश लिखना होगा जो प्रश्न दिया उसके अनुसार। तो ये 5 नंबर का आता है। छठा प्रश्न कहानी से आता है। इसमें दिया है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसमें पंच लाइट और लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ सारांश लिखना है। इनमें से अगर किसी ध्रुव यात्रा लिख रहे हैं आप या बहादुर कहानी लिख रहे हैं तो आपको सारांश लिखना होगा और 80 शब्द से अधिक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद पंचलाइट जो है उसमें या लाठी, इसमें से एक का हमें उद्देश्य लिखना होगा। सातवां जो है वो खंड काव्य से आता है। ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दिए। इसमें जितने खंड काव्य दिए होते हैं अपने ज़िले के अनुसार होते हैं ये खंड काव्य। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप देखना कि अपने ज़िले का कौन सा खंड काव्य आता है। तो इसमें से हमें इतने खंड काव्य दिए होते हैं, इसमें से ये एक ही खंड काव्य करना होता है और एक खंड काव्य को सिर्फ एक ही प्रश्न करना होता है। इसमें दिया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो इसमें पहला खंड काव्य मुक्ति या खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण की, अथवा मुक्ति या खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन की कथा वस्तु लिखी। तो इसमें अगर आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य आपके जिले का है, आपने पढ़ा है, तो आप इसमें से करेंगे तो इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। 2 दिए हैं। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न दिया है कि इसमें सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्रांकन कीजिए या सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने सब्जेक्ट है। इसमें से एक ही करना। ये प्रश्न दिया, ये प्रश्न दिया, ठीक है। हमें एक ही प्रश्न करना होगा। ये खंड काव्य में जितने भी प्रश्न दिए हैं, आगे भी प्रश्न दिए हैं। ये देखो तीसरा प्रश्न दिया है, रश्मि रथी खंड काव्य के सप्तम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषता लिखिए। या और चौथा क्वेश्चन दिया, अलोका व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए, अथवा आलोक व्रत के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। उसके त्यागपथी खंड काव्य के नायक सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र कीजिए। ये बरेली में आता है। त्यागपथी जो है ये बरेली में आता है। अथवा त्यागपथी खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु, ये कथा है, कथा संक्षेप में लिखिए। तो ये हर्षवर्धन वाला है। सॉरी दोस्तों, अभी लेट के चले जाने के कारण अभी रुकना पड़ा। तो ये त्यागपति वाला बरेली जिले में आता है। उसके बाद ये श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर, ठीक है, लिखा इधर, दशरथ का चित्रांकन कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर क्या, अभिशाप सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो ये सर्ग दिए होते हैं, तो इसमें से हमें सिर्फ एक ही प्रश्न करना होगा। 6 प्रश्न दिए, इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न करना होगा। और इसमें 2-2 प्रश्न दिए, हर एक खंड काव्य में 2-2 प्रश्न दिए, इसमें एक ही क्या आते प्रश्न करना होगा। ये 5 प्रश्न में से सिर्फ एक ही करना होगा और एक ही का हमें एक ही, मतलब ये 2-2 उत्तर दिए हैं तो इसमें से सिर्फ एक ही करना होगा, ठीक है। ये सभी नहीं करना है, क्योंकि सब करेंगे तब भी कहते हैं आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, क्योंकि आपके जो ज़िले के आधार पर निश्चित होते हैं ये पहले ही सही, तो उनको करना होता है। ये 5 नंबर में आता है, सिर्फ एक ही प्रश्न आता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां जो प्रश्न आता है वो संस्कृत से आता है। तो 8वां, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत 2 और प्लस 5 नंबर का आता है। इसमें जो 2 नंबर है वो संदर्भ के लिए है और 5 नंबर उसका जो अर्थ लिखेंगे आप, हिंदू अनुवाद करेंगे, उसके लिए है। तो यहाँ दिया यथैवो कर्णवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशाति वितेन इति स मैत्रेयी उच्चाप। एनाहं नामृतः इष्याम किमहं
तेन कुर्याम यदेव भगवान केवलमृतत्व साधनम जानाति तदैव मे ब्रूहि यज्ञबलस्य उच्चा प्रिय न सति त्वं प्रियम भाषासे यही उपविश व्याख्या इस्यामि ते अमृत साधनम। तो ये आया है, ये यज्ञबलक उच्चाव हम चैप्टर है उससे आया है। इसकी हिंदी बहुत सरल है, इसकी मतलब हिंदी बहुत सरल है। अभी तो फ़िलहाल मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है। दूसरा है बुद्ध गयो इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसान पर इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोगकारिणी विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तधिकृत्य एव भवतः यतो हि उभावती देशो बौद्धधर्मे निष्ठावन्तो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः। ये है संस्कृत से। संस्कृत में क्या कहते हैं, हमें सिर्फ एक ही करना होगा। अथवा में दिया है 2 नहीं करने होंगे, सिर्फ हमें एक ही करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट श्लोक में हमें बहुत सरल दिया है। ये दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का इसमें व्याख्या मतलब हिंदी अनुवाद करेंगे वो है, ठीक है। इसमें जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां सर्वधनस्य च धनस्य च, ठीक है। इसका ये जल बिंदु, जल की जो बूंद से क्या कहते हैं, जब घड़ा भर जाता है उसी प्रकार से सभी विद्या, सभी धन और सभी धर्म भी इसी प्रकार से चलते हैं। तो इसके बारे में चर्चा की गई है और इसकी ही ये चैप्टर का नाम इसमें संदर्भ करना है कि कहते हैं उपयुक्त श्लोक इस चैप्टर से लिया गया और क्या कहते हैं इसमें इसके बारे में चर्चा की। बस इतना लिखना, उसके बाद हिंदी अनुवाद कर देना। इसके बाद ये दूसरा अथवा में दिया एक ही करना है। बिरल बिरला स्थूल विस्तारा कला विव सज्जना मन इव मुने सर्वस्त्र प्रसन्नभू अपर सतचा ध्वंतम चित्त स्वतम मुनिर्योजना वृत्ति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्धर मिव। तो ये बिरल बिरला स्थूल विस्तारा यानी कि जब सूर्य निकलता है तो क्या कहते हैं तारे छिप जाते हैं और मुनियों का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद जो ये पहला जो भोज वाला चैप्टर है उससे ये लिया गया है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ एक ही करना। उसके बाद 9वां जो प्रश्न है वो इस पर है कि निम्नलिखित मुहावरों में और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों कितना सरल पेपर आया था 2020 का कि हमें सिर्फ एक ही लोकोक्ति और मुहावरे में सिर्फ एक ही क्या कहते हैं करना होगा और ये 1+1 2 नंबर का आया है, ठीक है। 1 नंबर क्या कहते हैं उसका वाक्य जो उसका मतलब अर्थ है उल्टी गंगा बहाना, तो विपरीत कार्य करना। और उसके बाद 1 नंबर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे बड़े भाई से पैर छुपाकर मोहन उल्टी गंगा बहा रहा है। तो इसी प्रकार से दाल में काला होना, उसके बाद दाल में काला होना जैसे क्या कहते हैं। उसके बाद हाथ कंगन को आलसी क्या, ठीक है, हाथ कंगन को आलसी क्या, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, ठीक है, यही है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन के कई भाग हैं, जैसे का भाग जो है वो है इसमें आया है निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करते हैं। इसमें परमार्थ का संधि विच्छेद किए तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक होगा, जैसे ये परमार्थ होगा, परम अर्थ होगा या परम अर्थ होगा या परमा अर्थ होगा। तो इसमें से एक होगा, 1 नंबर का है ये। उसके बाद तथैति का
सही संधि विच्छेद की तथा प्लस इति तथा प्लस इति तथा प्लस इति तथा प्लस इति, ये होगा इसका तथा प्लस इति होगा तथा का, ठीक है। ये इस प्रकार से करना है। उसके बाद सैनम का सही संधि विच्छेद कीजिए तो सै प्लस एनम या सा प्लस एनम या सै प्लस नमः ये सैनम, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद खा, इसमें निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। विभक्ति और वचन पहचानना है। आत्मनेय शब्द में विभक्ति और वचन, ठीक है, विभक्ति और वचन है। आत्मनेय शब्द में तो विभक्ति और वचन पहचानना है। इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन है या चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है या पंचमी विभक्ति द्विवचन है या सप्तमी विभक्ति। दूसरा संधि विच्छेद ये नाम, ये संधि विच्छेद नहीं, मतलब विभक्ति और वचन की बात चल रही है कि नाम शब्द में विभक्ति और वचन है नाम, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इस पर करना है। तो उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कुल, ठीक है। वंश या शीतलता, समस्त और कपड़ा या वंश और किनारा, तो ये हो सकता है वंश किनारा। पक्षी या किनारा, ठीक है। अम्बुज और अम्बुद, ठीक है। आम और समुद्र, कमल और बादल, कमल और समुद्र या समुद्र और कमल, इस प्रकार से कमल और बादल होगा, यहाँ तक है। उसके बाद इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। ये देखो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें, 11 के काम में, तो 2 नंबर हो गए। इसके बाद ये निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अर्क, द्विज और पतन, तो इसमें दो क्या आते हैं अर्थ लिख लूँगा, सिर्फ क्या आते हैं एक शब्द के, जैसे। उसके बाद ये ग वाला है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये तीसरा वाला ग वाला जो क्वेश्चन है 11 का ग। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द का चयन कीजिए तो जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसमें से ये है भूतपूर्व या अपूर्व या अभूतपूर्व या भविष्य पूर्व, तो अभूतपूर्व है इसका आंसर, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो इसमें से ये 1 नंबर का ये पक्का हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसमें गाँव में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, तो इसमें से सत्यव्रत, सत्यवादी, सत्याग्रही या सत्यनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद है घ वाला। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो ये 2 नंबर का आता है। आप अनाधिकार चेष्ट कर रहे हैं, एक फूल की माला खरीद लेना। सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवियत्री है। बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है, तो ये हमें सही करके लिखना है, सिर्फ 2 देना है, तो 2 आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद ये सिंगार, जो 12 वर्ग का 3 क्वेश्चन दिए हैं, का ख ग, इसमें करना है सिंगार रस। इसमें हमें एक रस करना होगा, जैसे इसमें दिया सिंगार रस और शांत रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण दिया। इसमें कोई भी रस आ सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें 2 आए हैं, इसमें से सिर्फ एक ही करना होगा, जो दिए होते हैं उसमें से करना होता है इसमें। उसके बाद यमक और अलंकार और रूपक अलंकार का एक लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, तो इसमें किसी एक का क्या कहते हैं लक्षण और उसके क्या कहते हैं उदाहरण लिखना होगा, यानी कि लक्षण का मतलब है किसी व्याख्या, वो उसकी परिभाषा और क्या कहते हैं उसका उदाहरण लिखना होगा। उसके बाद है चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का उदाहरण का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन आया, तो इसमें से सिर्फ एक ही 3 हैं, का ख गा, तो का में भी एक ही करना होगा, उसका ही क्या कहते हैं परिभाषा देनी होगी, उसका ही उदाहरण बनाना होगा। इसी खा में, इसी पर से गा में भी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रार्थना पत्र 2 आते हैं, उसमें से सिर्फ एक करना होता है। पहली बार इस प्रकार से आया था, स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक से शाखा से प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई है। और दूसरा आया था अथवा में किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये 13 वाला क्वेश्चन था।
पिछली बार ये 14 लास्ट क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था, वरदान या अभिशाप, उसके बाद भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य, लोकनायक तुलसीदास, उसके बाद है प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। तो इसमें से सिर्फ एक ही हमें निबंध लिखना था। तो ये पिछली बार पेपर आया था तो काफ़ी सरल पेपर आया था। तो आप देख सकते हैं इंटर का ये संपूर्ण पेपर था हिंदी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।